इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, ये हमको शुरू करना था। ठीक है, यहीं से शुरू करेंगे आज। लास्ट टाइम इसके पहले हम लोगों ने देखा था जीपीएससी, मतलब जीएसपीएससी और यूपीएससी, और जो स्टेट सर्विस पीएससी होते हैं उसके बारे में देखा था। ठीक है, तो आज हमें शुरू करना है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। हमने बताया था कि हमारे यहाँ डुअल पॉलिटी है, लेकिन जो जस्टिस सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है, यानी एक ही है, सिंगल ब्लॉक है, और वो उस पे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, इंटीग्रेटेड मतलब होता है कि सब कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। सुप्रीम कोर्ट हो गया ऊपर, फिर हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं आपकी, जिसमें सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट होती हैं। ठीक है, तो सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश देगा वो हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा, हाई कोर्ट जो देगा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करके। तो ये हायरार्किकल भी है एक तरह से। हमने हमने देखा कि डुअल पॉलिटी है। डुअल पॉलिटी का मतलब कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है, दो अलग अलग गवर्नमेंट है ना। जिसको हम यहाँ यूनियन ऑफ इंडिया कह देते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। ठीक है, हाँ। तो हम, लेकिन हमारे यहाँ जो जुडिशियल सिस्टम है वो सारे केसेस को देखने के लिए एक ही है, मतलब इंटीग्रेटेड है, सिंगल है। और यहाँ पर ये दोनों ही लॉज को मैनेज करती है, स्टेट के लॉज को भी और सेंटर के लॉज को भी। ठीक है, अगर आप चैलेंज करना चाहें किसी लॉ को, तो स्टेट के लॉ को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हो, और या हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हो। कई बार होता है कि सेंटर के लॉ को हाई कोर्ट पे भी चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लॉज हमने देखा है हाई कोर्ट में भी चैलेंज हो जाते हैं। ठीक। फिर द जजेस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो स्टेट हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनको प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, किसके कंसल्टेशन में? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ दैट स्टेट, जिस स्टेट के अंदर में, जिस स्टेट में उसकी जैसे हाई कोर्ट होता है उसका जो क्षेत्र होता है, एक स्टेट या एक टेरिटरी होती है उसकी। ठीक है, उसके अंदर में उसका डिसीजन होता है। तो उस स्टेट के जो गवर्नर होंगे उनसे, और वहाँ की जो जो हाई कोर्ट होगी वहाँ की, उसके जो सीजीआई होंगे, उसके जो चीफ जस्टिस होंगे, नॉट सीजीआई, ठीक है, उसके जो चीफ जस्टिस होंगे, उन दोनों से कंसल्ट करने के बाद प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेंगे वहाँ के स्टेट हाई कोर्ट के जस्टिस जजेस होते हैं उनको। ठीक है, दे कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड एंड रिमूव बाय प्रेसिडेंट। दे कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड एंड रिमूव बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि आप प्रेसिडेंट में देखोगे कि जो अपॉइंट करता है, ठीक है, एक 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 अथॉरिटी होती है जो अपॉइंट करेगा, एक अथॉरिटी होती है जो रिमूव करेगा। ठीक है, तो रिमूव करने वाली अथॉरिटी हमेशा हायर होती है या पैरेलल होती है। ठीक है, आपने देखना कि कई कई बार जो अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी होगी वो थोड़ी सी कम होगी, कम उसकी होगी रैंक की, लेकिन जो उसको रिमूव करने वाली अथॉरिटी होगी वो हायर रैंक की होगी। ठीक है, तो इस केस में भी जजेस का अपॉइंटमेंट और रिमूवल दोनों प्रेसिडेंट के थ्रू होता है। ठीक है, और जो हाई कोर्ट के जज होते हैं ये हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट ट्रांसफर होते हैं, जरूरी नहीं कि, हाँ ठीक है, हाँ, दूसरे एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है इनको। और जब इनको एलिवेट करना है तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और इनकी जो सीनियरिटी, हम कई बार सुनते हैं ना कि इनकी सीनियरिटी कम हो गई, उनकी सीनियरिटी कम हो गई, तो जिस दिन वो सुप्रीम कोर्ट में इंटर करेंगे उस दिन से उनकी सीनियरिटी तय होगी। उनकी उम्र कुछ भी या हाई कोर्ट में कितने साल बताया उससे नहीं मतलब है, जब वो जिस दिन आएंगे सुप्रीम कोर्ट में, वहां से उनकी सीनियरिटी तय होगी। ठीक है, पार्लियामेंट कैन एस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट, जैसे महाराष्ट्र में, और गोवा, महाराष्ट्र और गोवा के लिए एक है, पंजाब और हरियाणा के लिए एक है। ठीक है, फिर रिलेशन ड्यूरिंग इमरजेंसीज। तो इमरजेंसी के टाइम क्या रिलेशन है? जब इमरजेंसी होती है तो सेंटर जो है वो एग्जीक्यूटिव, जो स्टेट एग्जीक्यूटिव होता है उसको किसी मैटर में डायरेक्शन मतलब डायरेक्टिव दे सकता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव को। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उस समय कंप्लीट कंट्रोल में आ जाती है सेंटर के। ठीक है, सस्पेंड नहीं होगी तो भी वो उनको मानना पड़ेगा जो भी आदेश दिया जाएगा, क्योंकि ये तो प्रावधान है। प्रेसिडेंट रूल के टाइम, प्रेसिडेंट रूल के टाइम क्या होता है? जो प्रेसिडेंट के पास सारी पावर होती है। ठीक है, इवन गवर्नर के, स्टेट गवर्नमेंट के भी और गवर्नर के भी, दोनों ही मतलब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन प्रेसिडेंट में आ जाती हैं। फिर प्रेसिडेंट किसी एक को, मतलब उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में है कि प्रेसिडेंट किसी को ऐसा रिकॉग्नाइज कर सकता है कि वो जो स्टेट की पावर है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नॉर्मली प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट को देते हैं कि ठीक है तुम लॉज बनाओ, ऐसा। ठीक है, ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी सेंटर कैन डायरेक्ट द स्टेट टू observe canons of financial propriety and can give any other necessary direction including reduction of salaries of person serving in state। ठीक है, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम
सेंटर कहीं को डायरेक्शन दे सकता है फाइनेंशियल प्रॉपर्टी से लेके प्रॉपर्टी, ठीक है, वो अलग चीज़ होती है, प्रॉपर्टी नहीं है। तो मतलब फाइनेंशियल रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उसके रिलेशन में वो कोई भी डायरेक्शन दे सकते हैं। प्लस जैसे किसी अगर जो ऑफिशियल्स हैं सर्व कर रहे हैं उनकी सैलरीज को भी कम कर सकते हैं। और एक चीज़ इसमें नहीं पता है कि जैसे जो फाइनेंशियल बिल होते हैं, फाइनेंशियल बिल या मनी बिल, उसको वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर अदर प्रोविजन क्या है? अदर प्रोविजन कंटेन इन, अच्छा कौन सा है भाई, आर्टिकल 355, ये सेंटर पर दो तरह की ड्यूटी इम्पोज करते हैं। कौन सी? टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। हमने देखा था इमरजेंसी इन्हीं दो बिंदुओं पर लगती है ना, इन्हीं दो चीज़ों पर, एक एक्सटर्नल एग्रेशन और एक इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। इस लेकिन ये सेंटर की ड्यूटी होती है कि वो स्टेट को इससे बचाए, इन दोनों चीज़ों से। दूसरा, सेंटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इंश्योर दैट गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड ऑन इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? 355 मेंशन है। अगर ये चीज रियलाइज होता है, अगर गवर्नर को लगता है कि स्टेट में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है, वो अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे और प्रेसिडेंट वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे स्टेट में, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि यही यही एक्सक्यूज दी जाती है, ठीक है, कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, वहाँ स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है वो एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। फिर क्या? गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट किसी भी टाइम बिना एक्सक्यूज दिए हटा सकता है उन्हें, ठीक है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इन एडिशन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट, गवर्नर एक्ट एज एजेंट ऑफ in state. He submits periodical reports to center, but the administrative affairs about the administrative affairs of the state, ठीक है, अभी देखा था। फिर द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, दो अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ स्टेट, कैन बी रिमूव बाय ओनली बाय प्रेसिडेंट। देखा था, मैंने बताया था कि कई बार क्या होता है कि जो अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी होती है वो थोड़ी लोअर रैंक की होगी और जो रिमूव करने वाली होगी वो हायर रैंक की होगी। यहाँ पे देखो, गवर्नर जो है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन रिमूव कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। यही चीज उसमें भी आती है आपकी, जो स्टेट पीएससीज होती हैं, स्टेट पीएससीज के केस में भी यही आपने देखा होगा, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है लेकिन वो चलती रहती हैं, ठीक है। जैसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी होती है, जैसे नीति आयोग हुआ, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल थी, हाँ, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, ये सब कई तरह की काउंसिल जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनते हैं, ठीक। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनते हैं, वो लीगल हैं, ठीक है, लीगल है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो होता है वो लीगल होता है। हम्म, लीगल है, ठीक है, ये लीगल है, लीगल है, ठीक है, लीगल है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लीगल है, पर ना ही ये स्टैट्यूटरी है, स्टैट्यूटरी, और ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। ये मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लीगल है, ठीक है, अगर सरकार ने कोई आदेश पास किया है, कोई बॉडी बनाई है, वो लीगल है। लेकिन वो ना ही स्टेचुटरी में आएगा। स्टेचुटरी मतलब जो स्टेट्यूट से बना हो, मतलब किसी लेजिस्लेचर से बना हो। ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है, नहीं मतलब कि वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन में कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जो बनता है वो लीगल है, ठीक है, लीगल है, लेकिन वो ना स्टेचुटरी है ना कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए उसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसा आप सुनने देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और कौन सा? सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, जोनल काउंसिल्स, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, काउंसिल सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट काउंसिल, ये सब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, सो ऑन, ठीक है। ये सब क्या है इसमें लिखा है? लिखा है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी बॉडीज, ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। हाँ, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का ये मतलब नहीं कि इलीगल है, वो स्टेचुटरी भी हो सकता है, ठीक है, या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी हो सकता है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है कि वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन किसी प्रोविजन में नहीं है। इसमें से कुछ बॉडीज जो मेंशन है ना, वो स्टेचुटरीज बॉडीज है, ठीक है, स्टेचुटरीज बॉडीज है, और लीगल है, वो सब लीगल है। फिर इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेज हेल्ड आइदर एनुअली और अदरवाइज टू फैसिलिटेट सेंटर स्टेट कंसल्टेशन टू गिव गाइडेंस। अच्छा, ये अलग अलग कॉन्फ्रेंस होते हैं जो एक तरह से सेंटर और स्टेट की जो ऑफिशियल्स या जो डिग्निटरीज हैं उनके बीच में होता है, ठीक है। इनका पर्पस यही कि थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, हार्मनी बने रहे एडमिनिस्ट्रेशन में और उनके बीच में वाद संवाद होता रहे, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ वाइस चांसलर, चीफ जस्टिस का कॉन्फ्रेंस होता है, सेक्रेटरीट का काउंसिल कॉन्फ्रेंस होता है, मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स का होता है,
गवर्नर और का होता है जिसको प्रेसिडेंट प्रिसाइड करते हैं, ठीक है। नहीं, प्रिसाइडेड ओवर चीफ मिनिस्टर का होता है जिसको प्राइम मिनिस्टर करते हैं, और गवर्नर्स का होता है जिसको प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। अगर चीफ सेक्रेटरीज का हुआ तो कैबिनेट सेक्रेटरी प्रिसाइड करेंगे, ऐसा, ठीक है। फिर लॉ मिनिस्टर का कॉन्फ्रेंस होता है का, जिसको सेंट्रल लॉ मिनिस्टर को प्रिसाइड करेंगे, ठीक है, ऐसा ही है, अलग अलग चीज़ें। फाइनेंशियल रिलेशन, फाइनेंशियल रिलेशन में आर्टिकल 268 से 293 तक मेंशन है, मतलब आर्टिकल 268 से 293 तक जो पार्ट 12 में है वो सेंट्रल स्टेट की फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में है, ठीक है। तो कई और प्रोविजन भी होंगे जो हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने दोनों सेंटर और स्टेट की जो टैक्सिंग पावर है, टैक्स टैक्स इम्पोज करने की जो पावर्स हैं उसको बताया है, ठीक है। तो इसमें पहला क्या है, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू लेवी टैक्सेस ऑन सब्जेक्ट्स इनोमरेटेड इन यूनियन लिस्ट, ठीक है, विच आर 13 मेंबर। अच्छा, जो मतलब यूनियन लिस्ट में जो भी चीज़ें मेंशन है उसमें अगर टैक्स उस पर टैक्स डालना है तो पार्लियामेंट के पास पावर है। ऐसे करीब करीब 13 हैं, 13 चीज़ें हैं जिस पर यूनियन गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास जो स्टेट लिस्ट में मेंशन है उस पर एक्सक्लूसिव पावर है, ऐसी 18 चीज़ें हैं जिसपे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। तो मतलब क्या हुआ, स्टेट के पास ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और सेंटर के पास कम है। सेंटर के पास 13 ही है, इसके पास 18 है, ठीक है। और कुछ चीज़ें वो भी हैं जिस पे लोकल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती हैं, ठीक है, ऑक्ट्रॉय वगैरह होती हैं जो। फिर देयर आर नो टैक्स एंट्रीज इन कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में ऐसी कोई भी एंट्री नहीं है जिस पर टैक्स लगाया जा सके, ठीक है। कंकरेंट जुरिस्डिक्शन इज नॉट अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू टैक्स लेजिस्लेशन, but 101st Amendment Act of 2016 has made an exception by making a special provision with respect to goods and services tax. This amendment has conferred concurrent power upon Parliament and state legislature to make laws governing goods and services tax, ठीक है। तो अभी तक इसमें हमने देखा था, मतलब अभी तक जो इनकी पावर्स थी स्टेट और सेंटर की वो क्लियरली डिमार्केट थी कि इनके पास ये सब्जेक्ट है, इनके पास ये सब्जेक्ट है, और इस पे टैक्स लगाएंगे, सेंटर की अलग, स्टेट की अलग, ठीक है। लेकिन जीएसटी जब आया 2016 में 101 अमेंडमेंट के थ्रू, तो उसमें एक स्पेशल प्रोविजन बनाया गया कि जो स्टेट है और पार्लियामेंट है, मतलब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही क्या कहते हैं उस पर जीएसटी के ऊपर टैक्स लगा सकती हैं या टैक्स के प्रोविजन प्रावधान लगा सकती हैं, ठीक है। फिर रेसिड्यूरी पावर ऑफ टैक्सेशन, दैट इज पावर टू इम्पोज टैक्सेस ऑन इनमरेटेड नॉट टैक्सेस नॉट इनमरेटेड इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट, ठीक, इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट, ठीक है। अंडर दिस प्रोविजन पार्लियामेंट हैज इम्पोज्ड गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड एक्सपेंडिचर टैक्स, ठीक है। मतलब रेजिडरी बार हमने बताया था, रेजिडरी मतलब तो मेंशन नहीं है किसी भी लिस्ट में, जो तीन लिस्ट हैं अपनी, ठीक है, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, जो इन चीज़ों में मेंशन नहीं, इन तीनों में मेंशन नहीं है, वो रेजिडरी में आएगा, रेजिडरी, ठीक है। तो अब रेजिडरी पे कौन टैक्स लगा सकता है, पार्लियामेंट, ठीक है। उस केस में देखिए लॉ कौन बना सकता है, पार्लियामेंट, टैक्स भी कौन लगा सकता है, पार्लियामेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट ने कौन कौन से टैक्स लगाए हैं जो रेजिडरी नेचर के थे, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स, ठीक है, ठीक है। तो अब ये तो आर्टिकल्स हैं, डायरेक्टली मेंशन है। आर्टिकल्स वैसे यूपीएससी में तो नहीं पूछता, लेकिन उसके वो पूछ लेता है, ठीक है, ये चीज़ आर्टिकल नंबर नहीं पूछेगा, आर्टिकल नंबर तो शायद ही कभी पूछा, लेकिन ये चीज़ें वो डायरेक्टली पूछ लेता है। हाँ, और अगर यूपी पीसीएस टाइप के एग्जाम देते हैं, मतलब स्टेट एग्जाम देते हैं, तो उसमें तो सीधे सीधे आर्टिकल भी पूछ सकता है, पूछते भी हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट इसमें आर्टिकल नंबर 256 क्या है, ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन। 257 कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर स्टेट इन सर्टेन केसेस। 257A assistant to state by deployment of armed forces or other forces of union, ये हटा दिया गया है, ठीक है। फिर 258 पावर ऑफ यूनियन टू कन्फर पावर, पावर ऑफ यूनियन टू कन्फर पावर ऑन स्टेट इन सर्टेन केसेस, सही है। 58, 59, 60 jurisdiction ऑफ यूनियन इन रिलेशन टू टेरिटरीज, अब ये सब तो मतलब ठीक है, बढ़ लेना, कोई बहुत सीरियस चीज़ नहीं है। फिर क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डज डिस्टिंक्शन बिटवीन पावर टू लेवी टैक्स एंड कलेक्ट टैक्स, ठीक है। पावर टू लेवी टैक्स मतलब कौन टैक्स इम्पोज कर सकता है, ठीक है। पावर टू लेवी टैक्स मतलब कौन टैक्स इम्पोज कर सकता है, कलेक्ट टैक्स मतलब कौन उसको कलेक्ट करेगा, ठीक है। तो एंड पावर टू अप्रोप्रिएट द पावर टू अप्रोप्रिएट द प्रोसीड्स ऑफ टैक्स सो लेविड एंड कलेक्टेड, ठीक है। अप्रोप्रिएट मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना या उसका यूज करना, कौन उसका यूज करेगा या कौन उसको रखेगा, ऐसा। मान लो कि कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन है
कि सेंटर ने कोई कहा कि एक्स एक्स चीज़ है, इस पर टैक्स हम लगाएंगे, इस पर सेंटर टैक्स लगा सकती है, पर उस टैक्स को कलेक्ट कौन करेगा? स्टेट कलेक्ट करेगी, ठीक है। और स्टेट क्या करेगी कलेक्ट करके? उसको सेंटर को दे देगी, भाई लो तुम्हारा टैक्स था, ठीक है। अब सेंटर के ऊपर है कि उस जो अमाउंट मिला है, जो रेवेन्यू मिला है उसके थ्रू जनरेट हुआ है, उसका क्या करेगी, ठीक है, ये चीज़। तो 3 अलग-अलग चीज़ें हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर, बट प्रोसीड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया गया है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्लेस द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन ऑन टैक्सिंग पावर ऑफ स्टेट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगाया है स्टेट की जो टैक्सिंग पावर उस पर? पहला, स्टेट लेजिस्लेचर कैन इम्पोज टैक्सेस ऑन प्रोफेशंस, ट्रेड्स, कॉलिंग्स, एम्प्लॉयमेंट्स, ठीक है, बट द टोटल अमाउंट ऑफ सच टैक्सेस पेएबल बाय एनी पर्सन शुड नॉट एक्सीड 2500 पर एनम, ठीक है, ये देख लो भाई, इसमें अमाउंट फिक्स की गई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लो कि कभी ऐसा प्रोविजन पेपर में आ गया और उन्होंने कहा कि भाई 2500 जो है फिक्स किया गया, आप तो सोचोगे यार ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है तो पढ़ लो, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेचर कैन इम्पोज टैक्सेस ऑन प्रोफेशन, ट्रेडर्स, ट्रेड्स, कॉलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इन सब पर स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो टैक्स इम्पोज कर सकती है, लेकिन जो टोटल अमाउंट होगा कोई एक बंदे को अगर पे करना होगा तो 2500 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, बस इसमें समझ लो। फिर a state legislature is prohibited from imposing a tax on supply of goods and services और both in following two cases, दो केसेस में जीएसटी पर टैक्स नहीं लगा सकती स्टेट, कहाँ पे? जहाँ सप्लाई टेक्स प्लेस आउटसाइड द स्टेट, ठीक है, सप्लाई जो है स्टेट के बाहर हो रही है, मतलब ये ओरिजिन स्टेट है और ये दूसरा स्टेट है जहाँ पर सप्लाई दूसरे स्टेट में हो रही है, ठीक है। वेयर सच सप्लाई टेक्स प्लेस इन कोर्स ऑफ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, अच्छा, अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की केस में यहाँ सप्लाई हो रही है तो भी नहीं लगा सकता। फर्दर द पार्लियामेंट इज इम्पोर्ट टू फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल फॉर डिटरमाइनिंग वेयर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टेक प्लेस आउटसाइड द स्टेट, ठीक है, और इन कोर्स ऑफ इम्पोर्ट, इन दोनों ही केस में जो पार्लियामेंट है वो सेट करेगी टैक्स, पार्लियामेंट करेगी, स्टेट नहीं करेगी, स्टेट बाहर रहेगी इसमें। फिर स्टेट लेजिस्लेचर कैन इम्पोज टैक्स ऑन कंजप्शन और सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ ठीक है, हमने देखा था डिस्कॉम कंपनीज होती हैं, डिस्कॉम कंपनीज, डिस्कॉम कंपनीज होती हैं, ठीक है, डिस्कॉम कंपनीज, तो उस पर टैक्स कौन लगा सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट लेजिस्लेचर कैन इम्पोज टैक्स ऑन कंजप्शन और सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कंजप्शन मतलब जो हम लोग देते हैं, जो कंज्यूमर देगा, जो रेजिडेंट्स होते हैं किसी भी स्टेट में, आप देखना हर जगह का अलग अलग रेट होता है ना, कहीं 3 रुपए, कहीं 6 रुपए, कहीं 7 रुपए, ऐसे करके। तो उसको और जो डिस्कॉम कंपनीज बेच रही हैं उसको, उस दोनों पे कौन टैक्स लगा सकता है? स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। बट नो टैक्स कैन बी इम्पोज ऑन कंजप्शन और सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज कंज्यूम बाय सेंटर और सोल्ड टू सेंटर, ठीक है, कंज्यूम इन कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और ऑपरेशन ऑफ एनी रेलवे बाय द सेंटर और बाय कंसर्न रेलवे कंपनी और सोल्ड टू सेंटर और द रेलवे कंपनी फॉर सेम पर्पज, ठीक है। रेलवे से रिलेटेड अगर कोई भी एक्टिविटीज होती है, मतलब अगर रेलवे कंस्ट्रक्शन होता है या उसके रेलवे की उसके मेंटेनेंस वगैरह में अगर खर्चा होता है, उस पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है, ठीक है। और अगर सेंटर कोई मतलब किसी स्टेट में सेंटर की प्रॉपर्टी है, मान लो कि यूपी में सेंटर की प्रॉपर्टी है, यहाँ पर कंजप्शन हो रहा है भाई, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का, तो स्टेट गवर्नमेंट इस पर टैक्स नहीं लगा सकती, ठीक है। फिर द स्टेट लेजिस्लेचर कैन impose a tax in respect of any water or electricity stored, generated, consumed, distributed or sold by any authority established by parliament for regulating or developing any interstate river or river valley, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो मतलब पानी के केस में, पानी जहाँ पर पानी या बिजली जो स्टोर्ड होती है, जनरेट होती है, कंज्यूम होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, बेची जाती है किसी भी अथॉरिटी को जो जिसको पार्लियामेंट ने बनाया है, ठीक है, तो इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैली डेवलप करने के लिए, ठीक है, उस केस में स्टेट लेजिस्लेचर टैक्स लगा सकता है। लेकिन जो भी ये लॉ बनेगा ये प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के बाद और उनको एसेंट मिलने के बाद ही हो पाएगा ये चीज़, ठीक है, ठीक है। मतलब मान लो कि किसी स्टेट ने कहा कि ये मतलब एक अथॉरिटी है जो बिजली या पानी को स्टोर कर रही है, जनरेट कर रही है, कंज्यूम कर रही है या डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, उसको पार्लियामेंट बनाया है तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो उस पर टैक्स लगाना चाहती है। अब वो टैक्स तभी लगा पाएगी जब वो क्या कहते हैं उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन हो और प्रेसिडेंट की एसेंट मिले उस लॉ को, ठीक है, ठीक है।
फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू, 80th अमेंडमेंट 2000 में, और 101st अमेंडमेंट 2016 में, ठीक है। इसमें कई मेजर चेंजेस आए थे जो सेंटर स्टेट के बीच में टैक्स रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है उससे रिलेटेड। 18वें में क्या हुआ था, इसमें क्या होता है, जो 10th फाइनेंस कमीशन था उसको, उसकी रिकमेंडेशन को इनैक्ट करने के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया था। इसमें इन्होंने रिकमेंड किया था कि जो जितने भी सेंट्रल टैक्स, मतलब जो टैक्सेस मिलते हैं उस और ड्यूटीज मिलती है, उसका 29% जो है वो स्टेट को जाना चाहिए, ठीक है। 29% स्टेट को जाना चाहिए। इसको कहा गया अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन, और ये 1 अप्रैल 1996 से उसमें आया, ठीक है। रिट्रोस्पेक्टिवली इसको एनेक्ट किया गया था, ठीक है। दिस अमेंडमेंट हैज ब्रॉट सेवरल सेंटर एंड ड्यूटीज लाइक कॉर्पोरेशन टैक्स, कस्टम ड्यूटीज एट पार विद इनकम टैक्स, taxes on income other than agriculture income, as far as their constitutionality mandate sharing with state is concerned, ठीक है। तो मतलब कई सारे जो और टैक्स, पहले तो इनकम टैक्स से शेयर होता था, ठीक है, इनकम टैक्स शेयर होता था। अब क्या हुआ कि कई और सारे टैक्स जो नहीं शेयर होते थे स्टेट से, सेंटर या स्टेट के बीच में, ठीक है, उनको भी इसमें ला दिया गया। जैसे कॉर्पोरेशन टैक्स बता रहे हैं, कस्टम ड्यूटी बता रहे हैं, ठीक है, इन सबको भी इसके पार में ला दिया गया कि इनका भी जो कलेक्शन होगा वो शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। 101 अमेंडमेंट 2016 में आया था ना, 2016-17 कैसे, 2016 में शायद। इसमें जीएसटी लाया गया, ठीक है। जीएसटी में जो कंकरेंट टैक्सिंग पावर थी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को, वो दिया गया कि मतलब स्टेट लेजिस्लेचर और जो पार्लियामेंट है वो दोनों ही टैक्स लगा सकती हैं, कुछ ऐसे पर्टिकुलर चीजें हैं उस पर, ठीक है। फॉर एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, दोनों पर ही टैक्स लगा सकता है कौन, सेंटर और स्टेट, ठीक है। द जीएसटी रिप्लेस द नंबर ऑफ इंडायरेक्ट, ठीक है। अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर सब्ज्यूमिंग ऑफ वेरियस, हाँ अच्छा, ये अमेंडमेंट जो आया था उसके थ्रू कई सारे जो ऑलरेडी टैक्स थे उनको सब्ज्यूम कर लिया गया उन्हीं स्कीम में, ठीक है। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस कई सारे थे, जो कौन से थे, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लेविड अंडर द मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, ठीक है, जिसको काउंटरवेलिंग ड्यूटी कहते हैं, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, और सेंट्रल सरचार्ज, बहुत सारे टैक्सेस हैं, ठीक है। ऑक्ट्रॉय एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, ये सारे ही मतलब कई सारे टैक्सेस हैं। अच्छा यहाँ तक है। अच्छा, उसके बाद क्या था, सिमिलरली अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर सब्सिमिंग स्टेट वैल्यू, अच्छा, जो वैल्यू एडेड टैक्स जिसको वैट कहते हो, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, और ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, ये सब ठीक है, इन सबको भी सब्सिम कर लिया गया, ठीक है। ये स्टेट के टैक्सेस थे और सेंटर के टैक्सेस थे, इनको इसमें ही जीएसटी में ही डाल दिया गया सबको, ठीक है। अमेंडमेंट ने आर्टिकल 268 ए को डिलीट किया, और जो एंट्री 92 सी थी यूनियन लिस्ट में, ठीक है, उसको उसको ही डिलीट करने के लिए आर्टिकल 268 डिलीट किया। ये दोनों सर्विस टैक्स से डील करती थी, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उस समय था तो था। फिर देवर एडेड अर्लियर बाई, अच्छा, ये ऐड की गई थी 2003 में और इनको 2016 में हटा दिया गया, चलिए कोई बात नहीं। द above after the above two amendments, 80th amendment and 101st amendment, present position with respect to the distribution of tax revenue between tax and, अच्छा अब क्या है सिचुएशन है, अगर इन सबको मतलब जो ये अमेंडमेंट हुए हैं उसके बाद क्या सिचुएशन है, टैक्सेस लिविड बाय सेंटर बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट, आर्टिकल 268, taxes levied by center but collected and appropriated by state, आर्टिकल 268। इसमें कौन कौन से हैं, स्टैम्प ड्यूटीज, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटीज ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, प्रोमिसरी नोट्स, और पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस, और ट्रांसफर ऑफ शेयर और अदर, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड अदर्स, ठीक है। ये सारी चीज़ों पर टैक्स जो है सेंटर लगाएगा, पर उसको कलेक्ट और अप्रोप्रिएट स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। Proceeds of these duties levied within any state do not form part of consolidated fund of India but assigned to that state, ठीक है, जिस स्टेट में मिलेगा उस वो स्टेट अपने आप रख लेगा इसको, ठीक है। टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर बट असाइंड टू द स्टेट, आर्टिकल 269, मतलब वो टैक्स जिनको स्टेट सेंटर जो है वो उस पर टैक्स लगा रही है, वो चीजें जिस पे सेंटर टैक्स लगा रही है
और कलेक्ट भी वही कर रही हैं, लेकिन वो स्टेट को असाइन करते जा रहे हैं कि भाई तुम रख लो ये, ठीक है ऐसे। तो इसमें कौन कौन सी है? टैक्सेस ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर इन इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, टैक्सेस ऑन कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। इंटर स्टेट ट्रेड के केस में जो टैक्स पड़ेगा गुड्स पर, ठीक है, सेल और परचेज गुड पर, और ये कंसाइनमेंट, ठीक है, इस पर जो टैक्स पड़ेगा इंटर स्टेट ट्रेड के केस में, ट्रेड और कॉमर्स के केस में, वो उस पर टैक्स लगाएगी सेंटर, और उसको कलेक्ट भी करेगी सेंटर, लेकिन वो उस स्टेट को दे दिया जाएगा जहां पर ये होगा, ठीक है। द नेट प्रोसीड्स ऑफ दीज टैक्सेस डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये बार बार जो मेंशन कर रहे हैं ना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसको हम देखेंगे, और प्लस इसका यूज देखेंगे, क्यों ये बार बार मेंशन कर रहे हैं कि जो टैक्सेस हैं इसमें नहीं जा रहा सीएफआई में, ठीक है, और अगर जाएगा तो क्या होगा ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें इस केसेस में भी, इन केस में भी जो स्टेट है उसको वो जो भी जाएगा, ठीक है, जाएगा। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट टैक्स और कॉमर्स, ठीक है, आर्टिकल 269A, मतलब बाद में ऐड किया गया। फिर जीएसटी ऑन सप्लाईज इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड टैक्स आर लेविड कलेक्टेड बाय सेंटर, ठीक है। अभी हमने देखा था इस केस में भी सेंटर ने ही लेवी किया था और कलेक्ट कर रही थी, जीएसटी में भी यहाँ पर सेंटर ही उसको लेवी और कलेक्ट कर रही थी। बट दिस टैक्स इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इन मैनर प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, ठीक है। जीएसटी काउंसिल बनी थी इसमें ही, और उसमें कहा गया कि जीएसटी काउंसिल जिस हिसाब से बताएगी इसमें जो टैक्स कलेक्ट होगा वो उसी हिसाब से डिवाइड होगा सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है। फर्दर पार्लियामेंट इज authorized to formulate the principles for determining the place of supply and when supply of goods or services or both takes place in course of interstate trade और commerce, ठीक है। मतलब ये पार्लियामेंट ऑथराइज करेगी कि किस हिसाब से वो जो सप्लाई है या सप्लाई कहाँ हुई और कैसे हुई वो स्टेट डिसाइड करेगा, सेंटर पार्लियामेंट, ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद है टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, वो टैक्स जिनको सेंटर कलेक्ट कर रही है, मतलब जो टैक्स सेंटर लगा रही है और कलेक्ट कर रही है, लेकिन उसको सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। इसमें वो सारी टैक्स और ड्यूटी हैं जो यूनियन लिस्ट में है, मतलब यूनियन लिस्ट की चीज़ें खोल दी गई हैं दोनों के लिए, लेकिन कुछ चीज़ों को अभी इसमें भी एक्सेप्शन दिया गया। किसको? ड्यूटीज एंड टैक्सेस रिफर्ड इन आर्टिकल 268, 269, 269A जो ऊपर अभी थी, ठीक है। फिर सरचार्ज ऑन टैक्सेस एंड ड्यूटीज रिफर्ड इन आर्टिकल 271, ठीक है, सरचार्ज और ड्यूटीज जो आर्टिकल 271 में मेंशन है। फिर एनी सेस लेवीड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है, कोई भी सेस जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लेवीड है, ठीक है। तो सरचार्ज लगभग सारे सरचार्ज, इसमें कोई वो फिक्स नहीं है, और सेस जो कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाए गए हैं, ठीक है। तो द मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ दिस काइंड ड्यूटीज इज प्रेस्क्राइब्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो इसमें बता रहा है कि जो इसमें टैक्स मिलेगा उसकी जो प्रोसीड्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का जो तरीका फाइनेंस कमीशन बताएगी, प्रेसिडेंट जो है उसी हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। सरचार्ज ऑन सर्टेन टैक्स एंड ड्यूटीज फॉर पर्पस ऑफ सेंटर, आर्टिकल 271, ठीक है। Parliament can Parliament can at any time levy the surcharge on taxes and duties referred in Article 269 and 270. The proceeds of such surcharge go to center exclusively. In other words, state have no share in these surcharge. ठीक है। सरचार्ज से जो भी चीज मिलती है वो सेंटर के पास ही जाएगी, स्टेट के पास नहीं जाएगी, ठीक है। और कह रहा है कि जीएसटी जो है वो एग्जेम्प्टेड है सरचार्ज से, मतलब सरचार्ज या सेस जो होती हैं वो टैक्स के ऊपर टैक्स होती हैं, ठीक है। आप और उसके बाद उसकी जो प्रोसीड्स हैं सरचार्ज की वो सेंटर के पास जाएगी, लेकिन सरचार्ज जो है जीएसटी के ऊपर नहीं इम्पोज की सकती। फिर टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड एंड रिटेन्ड बाय स्टेट, वो टैक्स जिनको स्टेट जो है लेवी करती है, कलेक्ट करती है और उन्हें पास ही रखती है। दीज टैक्सेस आर बिलोंगिंग टू स्टेट एक्सक्लूसिवली, देखिए अभी हमने देखा था 18 नंबर 18 है टोटल, ठीक है। इसमें कौन से? लैंड रेवेन्यू, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन इन टू एग्रीकल्चर लैंड, जो मतलब अगर किसी और मतलब से पिता से बेटे को जमीन मिलती है, ठीक है, पिता से बेटे को जब जमीन मिलेगी तो उस पर जो टैक्स पड़ेगा, ठीक है। स्टेट ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। टैक्सेस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, टैक्सेस ऑन मिनरल राइट्स,
ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ओपियम, Indian hemp or other narcotic drugs and narcotics, but not included medicinal and toilet preparations containing alcohol or narcotics. इसमें शायद सेंटर देती है, सेंटर टैक्स लगाती है, ठीक है। फिर टैक्सेस ऑन कंजप्शन और सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फिर टैक्सेस ऑन सेल ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, ठीक है, जिसको पेट्रोल कहते हैं। फिर नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ये सारी चीजें एक्सक्लूड हैं, ठीक है, बट नॉट इंक्लूडिंग सेल और कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स और सेल इन कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स इन सच गुड्स। अच्छा, ये मतलब स्टेट में है तो नहीं, लेकिन अगर इनका इंटर स्टेट या मतलब इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो उस केस में इस पर टैक्स लग सकता है। अगर सिर्फ उस स्टेट में जा रहा है तो नहीं लगेगा, ठीक है। But taxes on goods and passenger carried by road and inland waterways, लगभग सबसे ये चीज है। 18 चीजें सारी मेंशन कर दी हैं इन लोगों ने, 15 ये हो गई, फिर 3 और होंगी, चलो ये सारी चीजें पढ़ लेना, बहुत चीजें इसमें, म्यूनसिपैलिटी, रीजनल, कौन सी, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नॉन टैक्स मतलब कि बिना टैक्स लगाए जो रेवेन्यू इनको जनरेट होती है, ठीक है। रिसिप्ट ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द मेजर सोर्सेज ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, किस किस चीज पे है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ठीक है, क्योंकि वो टिकट लगता है ना, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। रेलवेज का टिकट, ठीक है। बैंकिंग की जो ट्रांजेक्शन फी वगैरह होती हैं, ये बैंकिंग के थ्रू जो पैसा आता है। ब्रॉडकास्टिंग, कॉइनेज एंड करेंसी, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, एचजीट एंड लैब्स, अदर्स, ठीक है। तो ये सब जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है ये सेंटर को मिलती हैं। स्टेट को कौन सी मिलती है भाई, जो इरिगेशन, ठीक है, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है। इरिगेशन, फॉरेस्ट, फिशरीज, स्टेट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, एसची और लैब्स और अदर, ठीक है। फिर ग्रांट इन एड टू स्टेट, ग्रांट इन एड जो है सेंटर प्रोवाइड करता है अपने हिसाब से, उनकी कोई ऐसी फिक्स पॉलिसी नहीं होती। तो अब कोई चीज़ इंप्लीमेंट करवाना है या अपनी पॉलिसी बनाई है तो उसके थ्रू वो ग्रांट इन एड दे देते हैं किसी स्टेट को, ठीक है। देयर आर 2 टाइप ऑफ ग्रांट इन एड, पहला स्टेचुटरी ग्रांट, ठीक है, स्टेचुटरी ग्रांट और डिस्क्रिशनरी ग्रांट। स्टेचुटरी में मेंशन रहेगा कि भाई इस कंडीशन मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में तो सेंटर की डिस्क्रिप्शन है कि हाँ देना मन है दे दिया, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो आर्टिकल 275 इम्पोर्ट द पार्लियामेंट टू मेक ग्रांट टू स्टेट विच आर इन नीड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट और नॉट टू एवरी स्टेट, ठीक है। आर्टिकल 275 याद रखना, ये ग्रांटिंग एड के लिए है कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है जो कि कुछ स्टेट्स को, सारे स्टेट्स को नहीं, कि कुछ स्टेट जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंट की जरूरत है उनको पैसा दिया जा सके, ग्रांट, ठीक है, स्टैट्यूटरी ग्रांट। ऑल्सो डिफरेंट सम्स मे बी फिक्स फॉर डिफरेंट स्टेट, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक मुश्त कि इनको 1 लाख करोड़ देना है तो इनको भी 1 लाख करोड़ दे दिया, भाई उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो उसको 10 लाख भी दे सकते हैं, 10 लाख करोड़ देंगे और इसको 2-4 दे देंगे, ठीक है, ऐसा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मेक प्रोवाइड्स फॉर स्पेसिफिक ग्रांट फॉर प्रमोटिंग वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स in states or for raising the level of administration of scheduled areas in state including state of Assam, ठीक है। Statutory grant under Article 275 both general and specific are given to states on the recommendation of Finance Commission, ठीक है। कह रहा है कि जो आर्टिकल 278 के तहत जो स्टैट्यूटरी ग्रांट देते हैं वो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के थ्रू देते हैं, ठीक है, दोनों वाले, जनरल और स्पेसिफिक दोनों तरह के। तो ये वो केसेस थे जो स्टैट्यूटरी ग्रांट्स हैं। अब वो जहाँ डिस्क्रिशनरी ग्रांट है वो 282 में मेंशन, आर्टिकल 282 ये सेंटर को एम्पावर करता है कि वो स्टेट को ग्रांट दे सके अलग से पब्लिक पर्पस के लिए, ठीक है, अगर उसको उसकी लेजिस्लेटिव कंपटीशन नहीं है, उतनी कंपिटेंस नहीं है उसकी स्टेट की, ठीक है। फिर अंडर दिस प्रोविजन center make grants to states. These grants are also known as discretionary grant. The reason being that center is under no obligation to give these grants and the matter lies within the discretion. अच्छा, मतलब कि सेंटर के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि तुम्हें ग्रांट देना ही है, ठीक है। एक तो जो ऊपर मेंशन था स्टैट्यूटरी, उसमें तो ऑब्लिगेशन होता है, लेकिन इसमें नहीं ऑब्लिगेशन होता है, इसमें उसके सेंटर की मर्जी है वो दे चाहे ना दे, ठीक है। These grants have twofold purpose. पहला help the state financially to fulfill plan targets and to uh, some leverage the center to influence the and coordinate state action to effectuate national plan, ठीक है। मतलब कह रहा है कि एक तो वो होता है कि जो
स्टेट जो फाइनेंशियली थोड़े कमजोर है उनको एक फायदा, उनको एक प्रॉफिट, एक हेल्प मिल जाती है कि अपना जो टारगेट है उसको पूरा कर पाए। और दूसरा, सेंटर जो है वो वहाँ की किसी भी स्टेट की जो प्लान है उसको अपने में असिमिलेट करना चाहते हैं, मतलब उनको इन्फ्लुएंस करके उनके कोऑर्डिनेशन से अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। ठीक है, मान लो कि कोई चीज़ इंप्लीमेंट करनी है, स्वच्छ भारत अभियान ही हो गया, तो अब उसके थ्रू मान लो कि डिस्क्रिप्शनरी ग्रांट देंगे, उनको कहेंगे भाई ठीक है तुम भी देख लो, जल सिग्नल और ये सब लगवा लो। ठीक है। अदर ग्रांट्स में क्या है, तीसरी टाइप की है ग्रांट इन एड, बट फॉर टेम्परेरी पीरियड। दिस प्रोविजन वाज मेड फॉर ग्रांट इन एड इन लिeu ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स टू स्टेट्स ऑफ असम, बिहार, उड़ीसा, बंगाल। ठीक है, वैसे और वेस्ट बंगाल। These grants were to be given for a period of 10 years from the commencement of constitution. These sums were charged on Consolidated Fund of India and were made to state that on the recommendation of Finance Commission. अच्छा, मतलब इसमें है कि एक तीसरी तरह की ग्रांट इन एड थी जो टेम्परेरी पीरियड के लिए थी, जिसको असम, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल पर लगाया गया था कि वो जिनका जूट प्रोडक्शन होगा या उस पर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी होगी, ठीक है, उसके लिए। और इनका जो मतलब 10 साल के लिए था, और उसके बाद इसको इसका जो मतलब ये जो सम था ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता था। फाइनेंस, जो फाइनेंस कमीशन थी उसने रिकमेंड किया था। ठीक है। फिर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, जीएसटी काउंसिल को कहते हैं। ये जीएसटी काउंसिल भी उसी में आई थी 101 अमेंडमेंट एक्ट में। इसमें होता कौन कौन है, इसमें नहीं मेंशन है, चलो देखते हैं। आर्टिकल 279 empower the president to constitute a GST council by an order. The council is a joint forum of center and state, is required to make recommendation to center and state on the following matter. किस किस मैटर भाई? Taxes, cesses, surcharge levied by center, the government, state and local bodies that would get merged in GSTs. फिर क्या है? Goods and services that may be subjected to GST or exempted from GST. Model GST laws, principle of levy, appointment of GST levy, apportionment, ठीक है, of GST levied or on supplies in the course of interstate trade or commerce, and principle that govern the place of supply, threshold limit for of turnover below which goods and services may be exempted from GST. The rate includes floor rate with band of GST, special rates or rate for specified period to raise additional resources during any natural calamity or disaster. ये सब चीजें हैं, तक कौन याद रखेगा? जीएसटी में ये सारी चीजें मेंशन थी, रिकमेंडेशन दिया था सेंटर को। फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280 प्रोवाइड फॉर फाइनेंशियल कमीशन एंड क्वाजी जुडिशियल, इज ए क्वाजी जुडिशियल बॉडी। क्वाजी जुडिशियल क्यों है भाई? क्वाजी जुडिशियल मतलब होता है जिनके पास भी जुडिशरी की थोड़ी बहुत पावर है, जुडिशरी की जैसी थोड़ी बहुत पावर है, जैसे किसी को समन करना हो, कोई रिकॉर्ड को मंगाना हो, ठीक है, ये पावर जुडिशरी की है। लेकिन कोई और ऐसी बॉडी, संस्था है कॉन्स्टिट्यूशन या स्टैट्यूटरी जिसको ये पावर्स मिलती हैं, तो उसको क्वाजी जुडिशियल बॉडी कह दोगे, कह सकते हो। ठीक है, ठीक है। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट एवरी 5th ईयर और इवन अर्लियर। ठीक है, इस बार तो शायद लेट हो गया है, लेट हो गया जो भी था। इट इज रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। किस किस चीजों पर ये रिकमेंडेशन देता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस टू बी शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड द एलोकेशन बिटवीन स्टेट। ठीक है, द रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ सच प्रोसीड, मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच में कलेक्टिव स्टेट है, ठीक है, सारे स्टेट। ठीक है, और फिर अलग अलग स्टेट के बीच में कितना, अलग अलग स्टेट के बीच में कितना, ठीक है, अलग अलग स्टेट के बीच में कितना, हर स्टेट को सेम नहीं मिलेगा, अलग अलग अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो दो दो तरह की जो प्रोसीड्स होती हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट दो तरह के किया जाता है, एक सेंटर और स्टेट के बीच में, और दूसरा स्टेट स्टेट के बीच में। ठीक है, स्टेट स्टेट के बीच में दो तरह की प्रोसीड्स होती हैं, दो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, द प्रिंसिपल्स विच शुड गवर्न द ग्रांट इन एड टू स्टेट वाइज, मतलब वो प्रिंसिपल या वो रूल जिसके थ्रू जो ग्रांट इन एड सेंटर देगा स्टेट को। ठीक है, कहाँ से देगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। मेजर्स नीडेड टू augment the consolidated fund of state to supplement the resources of the panchayats and the municipalities in the state on the basis of recommendation of state finance commission। ठीक है, मतलब वो तरीके जिससे जो
पंचायत या म्यूनसिपैलिटी के रिसोर्सेज है उनको ऑगमेंट किया जा सके, जो स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड है उसका। और ये किस बेसिस पर होगा? जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसकी जो रिकमेंडेशन आएगी उसके थ्रू। स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में आपको पता होगा, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। और ये किससे आई थी? जो 73rd अमेंडमेंट थे, 73rd अमेंडमेंट, ठीक है, पीआरआई वाले उससे आया था। स्टेट स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, वो सब इसी से आए हैं, बाद में आए हैं, ठीक है। एनी अदर मैटर रिफर टू इट बाय प्रेसिडेंट इन इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस, ठीक है। In 1960, Commission also suggested that the amount paid to the state of Assam, Bihar, Orissa, and West Bengal in lieu of assignment of any shared and net proceed in each year of export duty on jute and jute product, ये तो पुराना है, ठीक है। अभी हमने ऊपर देखा था। फिर प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट इंटरेस्ट क्या है भाई? प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट इंटरेस्ट, स्टेट के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया गया है इसमें, ठीक है, फाइनेंशियल मैटर्स में, ठीक है। Constitution lays down that the following bills can be introduced in Parliament only on the recommendation of President. पार्लियामेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ऐसी चीजों का मेंशन किया कि कुछ एक खास तरह के बिल हैं जिनको अगर पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना होगा तो उसके लिए प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन चाहिए। किसके केस में? अ बिल विच इम्पोजेज और वेरीज एनी टैक्स और ड्यूटी इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड। कोई भी ऐसी चीज जिसमें स्टेट्स का इंटरेस्ट है, जिस पर टैक्स वैक्स लगाना हो या ड्यूटी लगानी हो, उससे रिलेटेड बिल आएगा तो उसमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए, ठीक है। फिर अ बिल विच वेरीज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन एग्रीकल्चरल इनकम एज डिफाइंड फॉर द पर्पस ऑफ इनैक्टमेंट रिलेटिंग टू इंडियन इनकम टैक्स, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर इनकम, जहाँ भी एग्रीकल्चर इनकम जैसा एक्सप्रेशन कुछ आएगा, ठीक है, इनकम टैक्स के रिलेटेड में, तो वो बिल जो है वो भी उस पर प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होगी, ठीक है। A bill which affects the principle on which monies are or may distributed to state, ठीक है। A bill which imposes any surcharge on specified tax or any नहीं, bill that imposes surcharge on any specified tax or duty for the purpose of center, ठीक है। तो ये चार तरह की सिचुएशन है जिस केस में जब टैक्स लगाना होगा पार्लियामेंट को तो उसको प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होगी, ठीक है। A tax or duty, the whole or part of net proceeds whereof are assigned to any state. A tax or duty by reference to the net proceeds whereof some are for the time being payable out of consolidated fund of India, ठीक है। यहाँ पर जो टैक्स दिखा है, टैक्स इन विच स्टेट आर इंटरेस्टेड, इसका मतलब क्या है? अभी हमने लिखा था ना, टैक्सेस दैट आर, कहाँ गया, अभी तो था, हाँ ये देखो, टैक्स और ड्यूटी इन विच स्टेट आर इंटरेस्टेड। इसका क्या मतलब हुआ कि वो टैक्स या ड्यूटी जो किसी मतलब किसी एक नेट प्रोसीड पर लगते हों, ठीक है, जिसको स्टेट को असाइन किया गया है, ठीक है, या वो टैक्स या ड्यूटी जिसको नेट प्रोसीड्स में बताया गया हो और जिसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किसी स्टेट को दिया जाता हो, ठीक है, उसके लिए। द फ्रेज नेट प्रोसीड्स मीन्स प्रोसीड्स ऑफ टैक्स और ड्यूटी माइनस द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, ठीक है। नेट प्रोसीड्स का मतलब है कि जो भी टैक्स मिला है माइनस उस टैक्स को कलेक्ट करने में जितना पैसा खर्च हुआ है, ठीक है, तो वो नेट प्रोसीड्स माना जाएगा। द नेट प्रोसीड ऑफ अ टैक्स और ड्यूटी इन एनी एरिया is to be ascertained and certified by the Comptroller and Auditor General of India. His certificate is final, ठीक है। तो जो नेट प्रोसीड होगा किसी टैक्स या ड्यूटी का, उसके लिए कंट्रोलर और ऑडिटर यानी कैग की सर्टिफिकेट चाहिए होगा और वो सर्टिफिकेट फाइनल होगा। फिर बोरोइंग बाय द सेंटर एंड स्टेट, जो बोरो करते हैं सेंटर स्टेट, लोन लेते हैं ना, ठीक है, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, वही चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द प्रोविजन with regard to the borrowing powers of center and state. Central government can borrow either within the state or outside upon the security of Consolidated Fund of India, or can give guarantee but both within limits fixed by Parliament, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब इंडिया के अंदर से या इंडिया के बाहर से बोरो कर सकती है, किस पे? जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उस पे, या कोई और गारंटी दे सकती है, ठीक है, जिसको
जिसकी लिमिट जो है पार्लियामेंट फिक्स किया होगा, ठीक है। सो नो सच लॉ हैज़ बीन इनेक्टेड। अच्छा, सो अब अभी तक ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया गया है, लेकिन ये कंडीशन मेंशन की गई है पार्लियामेंट उसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। सिमिलरली अ स्टेट गवर्नमेंट कैन बोरो विद इन द इंडिया। स्टेट गवर्नमेंट इंडिया के भीतर बोरो कर सकता है एंड नॉट अब्रॉड, बाहर से नहीं बोरो कर सकता, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये कंडीशन है कि वो सिर्फ इंडिया भर में ही, इंडिया में ही बोरो कर सकता है, या इंडियन इंस्टीट्यूशन से, बाहर के इंस्टीट्यूशन से नहीं बोरो कर सकता। अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट एंड कैन गिव गारंटी बट बोथ विद इन द लिमिट फिक्स बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, ठीक है। फिर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लोन्स टू एनी स्टेट और गिव गारंटी इन रिस्पेक्ट टू ऑफ लोन्स रेज्ड बाय एनी स्टेट, एनी सम रिक्वायर्ड फॉर पर्पस ऑफ मेकिंग एनी सच मेकिंग सच लोन्स आर टू बी चार्ज ऑन कॉन्स्टिट्यूशन फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। कह रहा है सेंटर कहते हैं कि सेंटर क्या है कि किसी भी स्टेट के, मतलब स्टेट को लोन दे सकती है, या अगर वो स्टेट कोई लोन रेज करती है तो उसको भी उसके लिए गारंटी दे सकती है, ठीक है, कि हम उसको पूरा कर देंगे, फुलफिलमेंट। और कोई भी जो ऐसी सम रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, कोई भी लोन ऐसा देना होगा, वो जो सेंटर देगी वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से देगी, ठीक है। स्टेट कैन नॉट रेज एनी लोन विदाउट कंसेंट ऑफ सेंटर, ठीक है। देख लो, स्टेट कैन नॉट raise any loan without the consent of center if there is still outstanding any part of loan made to the state by center or in respect to any guarantee has been given by the center, ठीक है। फिर इंटर गवर्नमेंटल टैक्स इम्यूनिटीज क्या है भाई? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इम्यूनिटी फ्रॉम म्यूचुअल टैक्सेशन, मतलब एक स्टेट दूसरे स्टेट पे टैक्स ना लगा दे, ठीक है। एग्जम्पशन ऑफ सेंट्रल प्रॉपर्टी टैक्स फ्रॉम स्टेट टैक्सेशन, स्टेट जो सेंटर की प्रॉपर्टी है किसी स्टेट में, उस पर स्टेट टैक्स नहीं लगा सकता, ठीक है, एग्जाम्पशन मिला उनको। प्रॉपर्टी ऑफ सेंटर exempted फ्रॉम ऑल टैक्सेस imposed by state or any authority within state like municipalities, district board, पंचायत, so on. But the parliament is empowered to remove this ban, ठीक है। पार्लियामेंट ये चीज हटा सकती है, और अदरवाइज इस पे बैन लगा हुआ है, ठीक है। द वर्ड प्रॉपर्टी इंक्लूड लैंड, बिल्डिंग, चैटर्स, शेयर्स, डेप्ट, एवरीथिंग दैट हैज मनी वैल्यू एंड every kind of property movable or immovable and is tangible, ठीक है। The corporations or the companies created by central government are not immune from state taxation, ठीक है। अभी हमने देखा था कि स्टेट गवर्नमेंट की जो संस्था, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है उस पर, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है उस पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगा सकती टैक्स, ठीक है, नो टैक्स, ठीक है, नो टैक्स। लेकिन अगर कोई कंपनी है, वो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, ठीक है, मान लो कि कोई पीएसयू है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उस पर स्टेट टैक्स लगा सकती है अगर उस स्टेट में वो काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जो कहा गया, रीजन क्या है इसका, क्योंकि जो कॉरपोरेशन या कंपनी है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है, चलो मानते हैं। एग्जेप्शंस ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेशन, स्टेट प्रॉपर्टी या जो इनकम होता है उसको सेंट्रल टैक्सेशन से एक्सेप्शन मिला है। इसमें क्या क्या है, प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ स्टेट इज exempted from central taxation. Such income may be derived from sovereign function or commercial function, but the tax can the नहीं, but the center can tax the commercial operations of state if parliament so provide। इसमें कह रहा है कि जो इनकम होती है किसी स्टेट की जो इनकम है या प्रॉपर्टी है, उसको सेंटर के टैक्सेशन से एग्जाम्पशन मिला है, उसमें मतलब सेंटर टैक्स नहीं लगाएगी, ठीक है। और क्योंकि ये जो इनकम होगी वो उनके सोवरेन फंक्शन या कमर्शियल फंक्शन से मिल रही है, ठीक है, लेकिन उसमें सेंटर का कोई वो नहीं है। फिर सेंटर जो है वो किसी भी कमर्शियल ऑपरेशन पर किसी स्टेट के वो टैक्स लगा सकती है अगर पार्लियामेंट ऐसा चाहे तो, ठीक है। However, the parliament can declare any particular trade or business as incidental to the ordinary function of government and it would not be taxable, ठीक है। पार्लियामेंट डिक्लेयर कर सकती है कि कोई भी बिजनेस या ट्रेड जो है वो इंसिडेंटल है ऑर्डिनरी फंक्शन के, इसलिए इस पर कोई भी गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती, ठीक है। Notably, the property and income of local authorities situated within the state are not exempted from central taxation, ठीक है। जो लोकल अथॉरिटी हैं या प्रॉपर्टी या उनकी इनकम है वो सेंट्रल टैक्सेशन से नहीं बच सकती हैं किसी भी स्टेट में हो। सिमिलरली द प्रॉपर्टी और इनकम ऑफ corporations and companies owned by state can be taxed by center,
ठीक है, स्टेट की जो कंपनीज है, कॉर्पोरेशन है, उस पर सेंटर टैक्स लगा सकती है, उन्होंने देखा, और स्टेट की जो थी उस पर सेंटर लगा सकती है। ठीक है। The Supreme Court, in advisory opinion 1963, held that immunity granted to a state in respect of central taxation does not extend to the duties of customs or duties of excise. In other words, the center can impose custom duty on goods imported or exported by a state, or exercise an excise duty on goods uh, produced or manufactured by state. ठीक है। 1963 का सुप्रीम कोर्ट का ये एडवाइजरी ओपिनियन था कि जो सेंट्रल टैक्सेशन की जो पावर थी, सेंट्रल टैक्सेशन जो इम्यूनिटी मिली थी स्टेट को, उसमें जो है कस्टम और एक्साइज ड्यूटी नहीं आती है। ठीक है। फिर इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम में क्या होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी हमने देखा था, उस केस में क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी केस में होगा, द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, द प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। This means that president can either reduce or cancel the transfer of finance या टैक्स शेयरिंग और ग्रांटिंग एड फ्रॉम सेंटर टू स्टेट्स। ठीक है, मतलब अगर इमरजेंसी लगी, नेशनल इमरजेंसी लगी है, तो इसमें प्रेसिडेंट की इच्छा होगी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन है रेवेन्यू का स्टेट सेंटर के बीच में, उसको मॉडिफाई कर सकें। मतलब अगर वो चाहे तो वो कह भी दे सकते हैं कि ये जो मतलब प्रोसीड मिलेगा स्टेट को, वो कम मिलेगा। ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में क्या है, प्रोक्लेमेशन में फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, इसमें सेंटर कैन गिव डायरेक्शन टू स्टेट्स, किसके केस में, टू ऑब्जर्व स्पेसिफाइड कैनन, अभी हमने देखा था, टू रिड्यूस सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ ऑल क्लासेस। ठीक है, ऑल क्लासेस ऑफ पर्सन सर्विंग इन दैट स्टेट। तीसरा, रिजर्व ऑल मनी बिल्स एंड फाइनेंशियल बिल्स, अदर फाइनेंशियल बिल्स टू कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये तीन चीजें स्टेट को ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी, इससे स्टेट को तीन चीजों के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन दिया सकता है सेंटर द्वारा, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी की केस हो। ठीक है। फिर आर्टिकल ऑफ मिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज और उसके यूनियन और स्टेट के बीच में जो आर्टिकल मिशन है। 268, ड्यूटीज लिविड बाय यूनियन बट करेक्टेड एंड अप्रोप्रिएट बाय स्टेट। 268A ये रिपील हो गया तो छोड़ो। 269 पे है, टैक्स लिविड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन बट असाइन टू स्टेट्स। 269A, लेवी ऑफ कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। फिर 270 में क्या है, टैक्सेस लेविड ऑन distributed between the union and state, surcharge on certain duties and taxes for purpose of union, taxes which are levied, अच्छा ये भी रिपीट हो चुका है, क्या मतलब नहीं है। फिर 273, grants in lieu of export duty on jute and jute product। ठीक है, ये पुराना मतलब पहले ही मेंशन था। prior recommendation of president required to bill affecting taxation in which states are interested, grant from union to certain states, टैक्सेस ऑन प्रोफेशन, ट्रेड, कॉलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, फिर सेविंग्स एग्रीमेंट, ये रिपील्ड है। ठीक है। नेट प्रोसीड्स, ये सब है। ठीक है। 281, 282, अच्छा 280, फाइनेंस कमीशन। 281, रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। मिसलेनियस फाइनेंशियल प्रोविजन कौन कौन से हैं, 282 में एक्सपेंडिचर डिफरेबल बाय यूनियन और स्टेट आउट ऑफ रेवेन्यू। फिर 283, कस्टडी और कंसल्टेटिव फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड और मनी क्रेडिट टू पब्लिक अकाउंट। 284, कस्टडी ऑफ स्वीटर्स। ये सब तो ठीक है, बहुत सारे आर्टिकल हैं, अब देख लेना हिसाब से। फिर बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बोरोइंग बाय स्टेट। ठीक है, इसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कंट्रोल करती है। इसके बाद ट्रेंड्स इन सेंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल पावर निकल गया। अब ये ट्रेंड्स इन सेंटर स्टेट रिलेशन, इसको हम बाद में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।